हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर 3 का पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं चैप्टर 3 का पार्ट 4। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुक्त पतन के बारे में। मुक्त पतन क्या होता है? जब एक वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। मतलब जब केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लगे तो उसे मुक्त पतन कहेंगे वस्तु पर। जैसे वस्तु अगर फेंकी जाती है तो उस पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, या वस्तु केवल गिराई जाती है तो उस पर केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो इस स्थिति में उसे मुक्त पतन कहेंगे। मुक्त पतन की स्थिति में वस्तु है ये कहेंगे, इसी को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन में वस्तु के त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जब वस्तु गति करती है तो उसमें त्वरण होता है, लेकिन मुक्त पतन में जब कोई वस्तु गति करती है तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण की दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। जाहिर सी बात है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। अब स्मॉल जी का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कुछ डायग्राम है, जिसे वस्तु अगर पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है और तो गुरुत्वाकर्षण तो सदैव नीचे की तरफ लगता है, गुरुत्वाकर्षण तो गुरुत्वीय त्वरण सदैव नीचे की तरफ होगा और वस्तु का वेग ऊपर की तरफ है, मतलब दोनों विपरीत दिशा में होंगे। जब विपरीत दिशा में होंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु की गति के विपरीत दिशा में है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान -g हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वस्तु पृथ्वी के केंद्र की तरफ फेंकी जा रही है, मतलब पृथ्वी की तरफ फेंकी जा रही है, गिराई जा रही है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान भी पृथ्वी के केंद्र की तरफ है। तो दोनों एक समान मतलब समांतर दोनों एक समान दिशा में लग रहे हैं, तो यहाँ एक त्वरण का मान धनात्मक हो जाएगा, +g हो जाएगा। अब इसी को गति के समीकरणों में अगर रख दिया जाए तो v = u + gt हो जाएगा। v = u + at होता है, a की जगह -g रख दिया जाए तो -gt हो जाएगा। यस बराबर ut + ½ at² होता है, a की जगह -g रख जाए तो -½ gt² हो जाएगा। यहाँ +2as होता है, -g अगर रख दिया जाए तो -2gs हो जाएगा। बाकी का समीकरण वैसे ही रहेगा। यहाँ एकदम सिंपल है, a का मान +g होगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, तो v = u + gt हो जाएगा, क्योंकि a की जगह g सिंपली रख देंगे। यहाँ भी a की जगह g रख देंगे सिंपली, +½ gt² हो जाएगा। यहाँ भी a की जगह g रख देंगे तो +2gs हो जाएगा। ठीक वैसे ही रख देंगे बाकी सब समीकरणों। अगला है गैलीलियो का विषम अंक संबंधी नियम, गैलीलियोज ऑड नंबर रूल। गैलीलियोज ऑड नंबर रूल क्या है? माना किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, तथा उसका प्रारंभिक वेग u = 0 था, तो वह टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ तथा 4 टाउ समय में चली गई दूरी होगी। ठीक है, वस्तु को किसी ऊंचाई से गिरा दिया गया तो उस पर g उसके साथी वाली मतलब एक दिशा में ही, उसके साथ की दिशा में ही काम करेगा। ठीक है, अब इसको गिरा दिया गया तो ये कह रहा है कि u = 0। जब गिराया गया तो उसका प्रारंभिक वेग 0 था, सामान्य बात। अब वो टाउ समय, 2 टाउ समय, 3 टाउ समय, 4 टाउ समय में कितनी दूरी चलेगी? मान लीजिए टाउ में इतना चला, 2 टाउ में इतना, 3 टाउ में इतना, 4 टाउ में, ये दूरी बता दीजिए प्रत्येक में कितनी दूरियां चलेंगी। तो चलिए इसको निकालते हैं। इसके लिए हमने पहले एक सारणी बना ली, t लिख दिया, इधर s लिख दिया। तो 0 समय में जाहिर सी बात है जब 0 समय होगा तो दूरी भी 0 ही होगी। अब टाउ समय में, 2 टाउ समय में, 3 टाउ समय में, 4 टाउ समय में, अभी इसी को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमने गति के द्वितीय समीकरण को लगाया, s = ut + ½ gt² को लगाया। ½ gt² इसलिए हुआ क्योंकि वो एक ही दिशा में वस्तु की गति भी है, गुरुत्वीय त्वरण भी है, इसलिए प्लस हो गया, धनात्मक हो गया, एक की जगह g रख दिया हमने। अब t = 0, मतलब 0 समय में कितनी दूरी चलेगी? 0 ही चलेगी, सिंपल बात है। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब तो ये 0 दूरी होगी तो यहाँ 0 लिख दिया हमने। अब बात आई t = टाउ है, तो टाउ समय में कितनी दूरी चलेगी? s = 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 है,
प्लस हाफ जी टाउ स्क्वायर हो जाएगा, टी की जगह टाउ रख दिए। अब हाफ जी टाउ स्क्वायर को इसने y1 मान लिया। देखिए माना हाफ जी टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू y1, हाफ जी टाउ स्क्वायर को इसने y1 मान लिया, ठीक है। तो ये y1 दूरी हो गई, तो y1 हमने लिख दिया। अब देखिए t इज इक्वल टू 2 टाउ है, a इज इक्वल टू 0, u 0 है तो a इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी 2 टाउ का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह हाफ जी टाउ स्क्वायर इंटू 4, तो इसको इज इक्वल टू हो जाएगा 4y1 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान तो y है, यहाँ 4 है तो इसको 4y1 लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिख दिया 4y1। अब यहाँ देखिए t इज इक्वल टू 3 टाउ है, s इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 जी 3 टाउ का स्क्वायर होगा। जब 3 टाउ का स्क्वायर होगा तो 1/2 जी टाउ स्क्वायर इंटू 9 हो जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो 1/2 जी टाउ स्क्वायर को हमने y1 मान ही रखा है, तो 9y1 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 9y1 लिख दिया। अब यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 टाउ, तो यहाँ s इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी 4 टाउ का स्क्वायर हो जाएगा। जब 4 टाउ का स्क्वायर करेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हाफ जी टाउ स्क्वायर इंटू 16। अब हाफ जी टाउ स्क्वायर को हमने y1 माना रखा है, अब 16y1 हो जाएगा इसका मान। यहाँ 16y1 लिख दिया। इस तरह हमें सारी दूरियां पता चल गई। अब क्या करेंगे, अब दूरियों का कितना अंतर है। देखिए यहाँ y1 दूरी चली, यहाँ 3y1 चली, पूछे ना कितनी दूरियां चली होंगी। यहाँ y1 चली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 3y1 चली, यहाँ से यहाँ तक 5y1 चली, यहाँ से यहाँ तक 7y1 चली। ये हमने निकाल दिया। अब इसका अनुपात अगर निकालेंगे y1, 3y1, 5y1, 7y1 का अगर अनुपात निकाले तो 1.3/1:3:5:7 आ गया। तो 1 संबंध 3 संबंध 5 संबंध 7 इसका अनुपात है। इस पर उन्होंने गैलीलियो ने नियम दिया, विरामावस्था से गिरती हुई कोई वस्तु समान समय अंतराल में जितनी दूरियां चलती हैं वे एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में प्रारंभ होने वाले विषम अंक होते हैं। मतलब वो जितनी दूरियां चली, देखिए समान समय अंतराल है, यहाँ समान समय अंतराल है t, फिर t जोड़ दिए तो 2 मतलब टाउ, फिर टाउ जोड़ दिए 2 टाउ, फिर टाउ जोड़ दिए 3 टाउ, मतलब समान समय अंतराल है। और जितनी दूरियां चली, दूरियां तो ये चली, यहाँ से इतना चली, यहाँ से इतना चली, यहाँ से इतना चली, तो जितनी दूरियां चली समान समय अंतराल में अगर उसका अनुपात निकालेंगे तो प्रारंभ होने वाले विषम अंक के अनुपात में वो प्राप्त होगा। जैसे देखिए यहाँ 1, 3, 5, 7 प्राप्त हुआ है, यही प्रारंभिक विषम अंक भी होते हैं। यही उन्होंने नियम दिया। अब अगला टॉपिक है आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जब दो वस्तुएं गतिमान हो तो एक वस्तु द्वारा प्रेक्षित दूसरे वस्तु का वेग आपेक्षिक वेग या सापेक्ष वेग कहलाता है। जैसे इसको समझिए, जैसे ए और बी दो लोग हैं और वो रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, रेलगाड़ी इधर चल रही 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। सी धरती पर खड़ा है और वह इन दोनों व्यक्तियों को देख रहा है, तो वी ए बी क्या होगा, वी ए बी का अर्थ क्या होगा, वी का बी के सापेक्ष वेग, वी ए बी का मतलब क्या होगा, ए का बी के सापेक्ष वेग। ए का बी के सापेक्ष वेग क्या होगा, मतलब ए का वेग बी के सापेक्ष, मतलब बी से पूछे कि ए के कितना वेग है, तो बी तो रेलगाड़ी में उसके साथ ही बैठा है, तो बोलेगा कि इसका तो कोई वेग ही नहीं है, तो मेरे साथ ही बैठा है, तो 0 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 0 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। वैसे ही वी का वी ए सी मतलब ए का सी के सापेक्ष वेग, मतलब सी से पूछे कि ए का कितना वेग है, तो सी कहेगा ये तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर जा रहा है, इसका वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अगर वी बी सी निकाले तो यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। वी बी का सी के सापेक्ष वेग, मतलब सी से पूछें कि वी का कितना वेग है, बी का कितना वेग है, तो सी बताएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मतलब जो पहले लिखा है उसका वेग जो बाद में लिखा है उसके सापेक्ष, मतलब उससे पूछें। अब यहाँ पे देखिए एक सूत्र होता है इसका वी ए बी, तो यहाँ वी ए माइनस वी बी माइनस बाई डिफॉल्ट आ जाता है, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। तो ये फार्मूले से, अब ये तो हमने प्रैक्टिकली निकाला, अब देखिए क्या फार्मूले से हमने सही निकाला है, तो वी ए माइनस वी बी
तो ए का क्या वेग है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर जा रहा है। बी का क्या वेग है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से इधर जा रहा है। तो 30 माइनस 30 जीरो हो गया, जीरो हो गया। मतलब यहाँ भी हमने जीरो निकाला, यहाँ भी हमने जीरो निकाला। मतलब ये फार्मूला सही है, मतलब ये फार्मूला राइट है। यही फार्मूला होता है अपेक्षिक वेग का, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, वी सी डी हो सकता है तो वी सी माइनस वी डी हो जाएगा, वी एक्स वाई हो सकता है तो वी एक्स माइनस वी वाई हो जाएगा। अब वी बी ए निकाले तो अगर तो वी बी माइनस वी हो जाएगा। जो पहले लिखा है उसको पहले, जो बाद में लिखा है बाद में लिख के अब माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब वी बी ए मतलब बी का वेग ए के सापेक्ष, तो यहाँ फार्मूले से क्या निकालना चाहेंगे, वी बी माइनस वी ए। तो वी बी का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वी ए का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वी बी माइनस वी ए अगर करें तो 30 माइनस 30 होगा, 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऐसे ही वी ए सी अगर निकालना चाहें तो वी ए सी वी ए माइनस वी सी होगा। वी ए का वेग है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, वी सी का वेग 0 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको इस तरह घटा देंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वहाँ यहाँ भी वी ए सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ भी वी ए सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वी सी ए निकालना चाहेगा तो वी सी माइनस वी ए कर देंगे, तो वी सी माइनस वी ए कर देंगे तो 0, वी सी का वेग 0 ही है क्योंकि धरती पर खड़ा है, और वी ए का वेग 30 है तो ये आ जाएगा माइनस 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसे वी ए से पूछा जाएगा कि मतलब ए से पूछा जाएगा सी का कितना वेग है, तो ए देखेगा कि सी तो विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब पीछे जा रहा है। तो कोई वस्तु विपरीत दिशा में जाएगी तो उसका वेग ऋणात्मक ले लेंगे। ग्राफ के मदद से देखिए, कोई व्यक्ति एक्स की तरफ धनात्मक दिशा में जा रही है तो सीधी दिशा में जा रही है तो उसका धनात्मक होगा, कोई विपरीत दिशा में जा रही है तो ऋणात्मक होगा। उसी तरह यहाँ भी वो विपरीत दिशा में जा रहा है, माइनस 30 हो गया उसका वेग। अब देखिए अलग कंडीशन, यदि दो व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ये दो व्यक्ति हैं, ये इधर 30 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, इधर 20 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। अब वी ए का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, वी बी का वेग माइनस 20 किलोमीटर, क्योंकि ये इसको अगर प्लस ले रहे हैं तो इसको माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रहा है। अब देखिए उस फार्मूले से अगर हम निकालते हैं वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, तो वी ए का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, वी बी का वेग माइनस 20 है। अब माइनस बाई डिफॉल्ट है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 प्लस 20 हो गया इज इक्वल टू 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोनों व्यक्ति जब एक दूसरे से जब दूर जा रहे हैं तो एक व्यक्ति अगर पीछे मुड़ के देखेगा तो उसे लगेगा कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से मुझसे पीछे जा रहा है। ये व्यक्ति ऐसे ही अगर पीछे मुड़ के देखेगा तो उसको भी लगेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछे जा रहा है। अब यहाँ पे अगर इसका फार्मूले से निकाले वी बी ए का तो वी बी माइनस वी ए होगा, तो यहाँ पे माइनस 20 उसका भी है, अब माइनस 30 इसका हो जाएगा क्योंकि माइनस बाई डिफॉल्ट आया है। यहाँ पे माइनस 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको लगेगा तो 85 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछे जा रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में जा रहा है तो माइनस हम लिख देंगे। तो वह यही आखिर में अपेक्षिक वेग का सूत्र निकल के आ गया, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो दोस्तों यहाँ हुआ हम लोगों का चैप्टर 3 फिजिक्स का क्लास 11 का चैप्टर 3 समाप्त। अब अगले वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ तक आपने कुछ सीखा है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।